बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। क्या आइंदा 20-25 रोज में पाकिस्तान का सियासी माहौल तब्दील होने वाला है? और खान साहब चुप करने के लिए क्या गारंटियां मांग रहे हैं और आगे से क्या जवाब दिया गया है? फौज खान साहब के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? हुकूमत बगावत का मुकदमा दर्ज करवाने के लिए क्यों हिचकिचाहट का शिकार है? वो सारी खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन इससे पहले कल की एक दो खबरें थी और फिर पेट्रोल तो यार बहुत ही अन्नी बात थी। इन्होंने 60 रुपए बढ़ गया इन्हें देने तो बाद, यानी 30 रुपए कल फिर कीमत जो है पेट्रोल की वो बढ़ गई है। ये मौका मिल गया है पीटीआई वालों को कि जनाब वो शोर करें, देखें जनाब हमने आईएमएफ का दबाव जो है वो पता नहीं कहाँ फेंक दिया था, हमने कुछ नहीं किया था, ये देखें कैसे उनके आगे लमलेट हो गए हैं। भाई वो सारे माहदे मुद्दे जो हैं कि कितनी लेवी बढ़ानी है, कितना टैक्स देना है, बढ़ाना है, कितने हर 15 दिन बाद इजाफा होना है पेट्रोल में, ये वादे मुद्दे और दस्तखत वगैरह तो शौकत तरीन साहब करके आए हुए हैं। और ये बिल्कुल ठीक बात वो कह रहे हैं कि जनाब ये जो बशागे थे बरूदी सुरंगें हमारी मैशत के तले, वो बिल्कुल ठीक बात है। ये इस पे जब इन्होंने खान साहब ने सब्सिडी का ऐलान किया था पेट्रोल पे और कहा था और फ्रीज करते थे कीमतें कि जनाब ये जून तक कीमतें नहीं बढ़ेंगी, तो उस वक्त भी ये मैंने एक विला किया था और दादोशुमार दिए थे कि कितना 1 खरब समथिंग कोई महाना जो है वो हुकूमत को नुकसान हो रहा है, अपने पल्ले से देना पड़ रहा है। तो ये मुमकिन नहीं होगा, मुल्क की मैशत के लिए बड़ा नुकसानदेह होगा। और खान साहब को पता था जब ये कार्रवाई डाली है उन्होंने, उस वक्त उन्हें पता था कि मेरी हुकूमत गई। और कौल शख्से के पहले तो ये नहीं मान रहे थे कि जनाब मेरे खिलाफ अदम एतमाद आएगी, लेकिन जब बाप एमक्यू में लग होगी तब फिर इनको इनकी आंखें खुली थी और अब ये शोर मचा रहे हैं कि जनाब पेट्रोल जो है वो कीमत बढ़ गई और हर चीज बढ़ जाएगी, चोरी डॉलर जो भी उनका एक बयानिया है पिछले कई सालों से वो बयान फरमा रहे हैं। एक बात मैं बार बार कर रहा हूँ कि खान साहब को सिर्फ इक़्तिदार प्यारा है और इक़्तिदार के बाद अब कुछ और चीजें भी उन्हें प्यारी हो गई हैं। इन्हें इस मुल्क को कौम से कुछ नहीं लेना देना। ये मैं यार मेरे दिल ये कहता है कि ऐसी ही बात है। जिन लोगों को मुल्क से मोहब्बत होती है या जिन्होंने मुल्क का सोचना होता है, बुलावल अमेरिका गए, इनके रूस के दौरे की बात हुई इमरान खान के और उन्होंने डिफेंड किया उसको कि जनाब ये वो तो हमारा मुल्क की पॉलिसी का मामला था, हमें क्या पता था कि वो हमारे वजीर आजम रूस जाएंगे तो उनकी यूक्रेन के साथ जंग शुरू हो जाएगी। उन्होंने दिफा किया, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये इमरान खान का जाती फैसला था, उनका ये रियासत का फैसला था। और ये क्या कर रहे हैं, इनके एक डॉक्टर मुराद राज साहब है, पीटीआई के रहनुमा है, सबाई वजीर रहे हैं, उन्होंने कल एक ट्वीट किया। वो ट्वीट देखने वाला है, हम आपको दिखा देते हैं स्क्रीन पे। वो दौरा तुर्की हमारे वजीर आजम का जो था, वहां वो बिजनेस कम्युनिटी से बातें कर रहे हैं, सरमायाकारी पाकिस्तान में लाने की बातें कर रहे हैं। और फिर वैसे एक बात तो ठीक है कि सलमान शहबाज साहब भी वहां बैठे हुए हैं, उनकी पोतियों ने ट्वीट भी किया हुआ है, तस्वीर शेयर की हुई अपने दादा अबू की कि दादा अबू दोबारा कब मिलेंगे, इस टाइप को। वो बच्चे भी उनके साथ थे और वहां वो भी सलमान शहबाज साहब भी बैठे हुए हैं। तो बहरहाल वो ज़ाहिर वो भी सरमायाकार हैं, पैसा है, खर्च करते हैं, यहाँ उनके ज़ाहिर बिजनेस तो है। वहाँ की बिजनेस कम्युनिटी के साथ या वहाँ की हुकूमत के साथ अगर कोई सरमायाकारी के मामला होते हैं तो सलमान शहबाज से मदद ली जा सकती है, लेकिन वो मेरे ख्याल अदालती मफरूर हैं, तो थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए इन लोगों को भी। वरना उसको वो अलग रखते हैं, वो पहले वो मैं कह रहा हूँ दिखा देते हैं उनका मुराद राज साहब का जो ट्वीट है, वो उसमें तुर्की के लिए वार्निंग जारी कर रहे हैं, वार्निंग फॉर तुर्की। और वो कह रहे हैं कि ना पाकिस्तान में इम्पोर्टेड हुकूमत है, इससे किसी किस्म का तावन ना करें, वो आपकी सरमायाकारी को बर्बाद कर देंगे ये जो मौजूदा हुक्मरान है, और सब कुछ जो है आप खो देंगे। यानी वो कह रहे हैं उन्हें कि पाकिस्तान की कोई मदद ना करना, क्योंकि इसलिए मदद ना करना साड़ी हुकूमत नहीं है। यानी इनको मुश्किलात में फंसाने के लिए वो कहते हैं कि चेक कर लें आप भाई, पिछले 30 दिनों की जो इन्हों की मॉनिटरिंग कर लें, इनका जो भी पाकिस्तान में है, तो आपको समझ आ जाएगी।
और तमाम सवालात के जवाब मिल जाएंगे आपको कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप पाकिस्तान में सरमाया करें ना करें। इन्होंने तुर्की वालों के साथ अच्छा नहीं किया था। लाहौर में वो जो अलबरका और पता नहीं क्या क्या उनकी कंपनियां काम कर रही थी, उनको इन्होंने बड़ा टुडे मार के निकाला था पंजाब से, लाहौर से। तो अब ये इनकी जहनीत है। ये डॉक्टर डॉक्टर हैं, डॉक्टर मसूद राज साहब पढ़े लिखे आदमी हैं, कोई अनपढ़ बंदा थोड़ा, कोई एम कोई यूथिया थोड़ा है, पढ़े लिखे यूथिया और लीडर। और लिबर्टी चौक में एहतजाज की क्यादत हमेशा यही करते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि जनाब तुर्की वाले पाकिस्तान को रुपया एक ना देना, ये पता नहीं क्या करते हैं। और फिर दो कल की खबरें हैं कि एक तो चले गए, जान छूट गई, जो आपके हैं चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जवेद इकबाल साहब, और जहर शाह जो उनके डिप्टी चेयरमैन हैं, उनको वो चार्ज दे गए हैं, चार्ज छोड़ दिया उन्होंने। और बहरहाल उन्होंने जो भी किया है इस मुल्क की मैशियत का बेड़ा गर्क करने में उनका जो किरदार है, कोई बंदा सरमायाकारी करने लिए तैयार ही नहीं थी उन्होंने दौर। कोई अफसर फाइल साइन नहीं करता सी कि पता नहीं न्याय वाले। अहद चीमा जैसा एक बड़ा जुम्मेदार और मुहब्बे वतन और अपने काम से बड़ा लगाव रखने वाला अफसर जो है, इस्तीफा देना पड़ा उन्हें। अभी टाइम था उनका, काफी टाइम पड़ा हुआ था, अभी बड़ी तरक्की करनी थी। उन्हें कहा नहीं यार, मैं हूं ऐस हुकूमत काम नहीं कर सकता, ऐस सरकार। ये जो इन्होंने वो इनके दौर में ही वो दे गए थे इस्तीफा इमरान खान को, वो शायद मार्च में किसी टाइम दे गए थे, तो इस्तीफा मंजूर हो गया। और सुप्रीम और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बार बार कह चुके हैं नैब से कह चुके हैं कि भाई जी आपने कैसे कैसे हीरे रोल दिए। फवाद हसन फवाद का नाम उन्होंने लिया कि फवाद हसन फवाद, अहद चीमा और कई अफसर ऐसे, वो सिर्फ इसलिए कि वो की पोस्ट पे थे, बैठे हुए इनके करीब थे, इनकी हुकूमत के करीब थे। इन्होंने किसी शख्स के करीब क्या होना होता ब्यूरोक्रेट्स ने। और वो बहरहाल अल्लाह खैर करे। वो और जाते जाते एक और काम डाल गए हैं वो हमारे चेयरमैन नायब साहब ये काम डाल गए हैं कि जनाब ईडन हाउसिंग स्कीम के जो मुतासरीन थे उनके 25 अरब रुपए जो हैं वो डूबे हुए थे। इन्होंने बड़ी दफा कमिटमेंट की उनके साथ। आपको ज्यादा नहीं, ईडन हाउसिंग वाले जो साहब जब फौत हुए हैं साकब साहब, तो फिर वो उनका जनाजा नहीं उठाने दिया था लोगों ने, वहां पहुंच गए थे, वो बड़ा जुल्म हुआ वहां। तो वो जाते जाते जनाब प्ली बारगेनिंग की मंजूरी दे गए। उनकी जो साहबजादी अंजम अमजद साहबा, उनको जो वो 15 अरब रुपए में वो प्ली बारगेनिंग हो गई, यानी 25 अरब की बजाय 10 अरब रुपए इधर उधर भी हो जाए तो खैर होती है। यहाँ जो बड़े होते हैं ना, जो ताकतवर लोग होते हैं, उनके साथ ऐसे ही होता है। आपको याद होगा मुशर्रफ दौर में मुशर्रफ ने बड़ा रौला डाला हुआ था कि जनाब मैं एहतसाब करूंगा। और इब्तदाई दिनों में उसने वो कोशिश भी बड़ी की, और वो जो डिफाल्टर थे, बैंक डिफाल्टर थे, उनसे रिकवरियां बड़ी करवाई थी उन्होंने, वो बात ठीक है वो। लेकिन एडमिरल मंसूरुल हक साहब के साथ क्या हुआ, वो वैसे तो न्याय की जरूरत नहीं थी कि जनाब उनको पकड़ लेते, वो उन परवेज मुशर्रफ साहब की आशीर्वाद थी नैब को, और वो उनका कोई मंसूरुल हक साहब के साथ मामला होगा। वो उन्होंने जब वो थे सरबराह थे बहरिया के, उस वक्त कुछ सौदों में उन्होंने कोई 1 अरब 85 करोड़ रुपए क्या कर लिए थे, 1 अरब 85 करोड़। और फिर जनाब वो अमेरिका चले गए, वहां से पकड़ के लाए उनको। नैब उन दिनों बड़ा मुतहर्रिक था, और वो पता कितने में सौदा हो गया था फिर प्ली बारगेनिंग, 42 करोड़ 75 लाख, 1 अरब 85 करोड़ जो मैंने जिक्र किया है। और प्ली बारगेनिंग कितने पैसे दे के जान छूट गई, 42 करोड़ 75 लाख रुपए ये दिए। और लेकिन फिर वो फिर पकड़ लिया उनको, 7 साल सजा होगी, फिर अपील होगी, फिर वो उसमें से छूट गए। फिर उन्होंने वो जो अब तो मरहूम हो गए, मेरे ख्याल 2018 में उनकी डेथ हो गई थी, तो फिर उन्हें जनाब वो जो उनकी पेंशन वगैरह रोक ली गई थी, उन्होंने वो रूल चैलेंज कर दिए। वो बाद में पता चला कि वो पेंशन भी मराहत भी उनकी बहाल हो गई है। ये है इस मुल्क में एहतसाब जो बड़ों का है। और जब वो आए हैं वो ठीक है, लेकिन फिर फौज बढ़ गई बीच में।
फौज वाले पड़ जाते बीच में, फिर फौज पड़ गई, उन्होंने कहा जनाब नहीं नहीं साढ़े बंधु ने इस तरह, मुशर्रफ को कैसे वो निकाल के ले गए थे, अदालत में पेश होने लेके जा रहा था, अचानक वो जनाब सीएमएच पहुंच गए, बीमार हो गए अचानक जनाब, गाड़ियां इधर उधर हो गई, सारा कुछ गड़बड़ हो गया, तो वही उनके साथ साला रेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे जनाब, उसको सब जेल करार दिया हुआ था। एफआईए वाले और नैब वाले अफसर ताबेदारों के वहां जाते थे, जाते हुए फल फ्रूट जूस वगैरह भी ले जाते थे उनके लिए। ये सर ऐसा एहसाब होता रहा है, और चेयरमैन साहब भी जाते जाते अगर करके हैं। और फिर अब जो मुजम्मल हुसैन साहब हैं, चेयरमैन वापडा, रिटायर्ड, अभी मेरे ख्याल उन्होंने पिछले माह ही, 1 माह भी नहीं हुआ अभी, उन्होंने रिजाइन कर दिया था। ये बूटा तो लगाया हुआ था उन्हीं का, नून लीग वालों का, उनके दौर में, फिर वो एक्सटेंशन मिलती रही, फिर ये करीब हो गए मुजम्मल हुसैन साहब इमरान खान के, और ये हैंडलर बन गए चौधरी परवेज इलाही के। चौधरी परवेज इलाही को जो मरवाया है ना, ये इन्होंने मरवाया है। वो बाजवा साहब के साथ भी मामला ठीक थे, सब ओके, दोस्तियां दोस्तियां थी, लेकिन जब न्यूट्रल हुई फौज तो इनको बड़ी देर बाद समझ आई कि हो तो न्यूट्रल हो गए ने, काम खराब हो गया, तो ये फिर सारा प्रेशर पड़ा, दबाव, फिर इनको इस्तीफा देना पड़ा। तो भाई साहब ने भी वारदातें डाली हुई हैं। अब नैब ने इनको 6 जून को कहा है कि जनाब आप जरा तशरीफ लाएं, बताएं आपने ये हर पैसे पोसे कहाँ से बनाए और क्या हो गया, और इन पे इल्जाम पता क्या है, कितनी बेजाब्तियों का या खुर्द बुर्द का इल्जाम है। एमी चक्कन वाले ठेकेदारों में पैसे दबा दें, पैसे दो भाई, पैसे दो पैसे दो, क्योंकि जर्नैल जू से रिटायर्ड। और भाई जी इनके ऊपर, ये मैं आप गौर से सुनिएगा, 753 मिलियन, कितने, यानी कि 75 करोड़ 30 लाख, अरे ये नहीं बाजी, डॉलर डॉलर, 75 करोड़ 30 लाख डॉलर का ये कपड़ा किया हो इन्होंने। अब वो अगर कहते हैं कि जनाब ठीक है पकड़े हमारे बंदों को भी, तो इसका मतलब है न्यूट्रल है। अब हो सकता है यहाँ अफवाहें बड़ी फैलती हैं और कंस्पिरेसी थ्योरीज जो है वो बड़ी काम करती हैं, कि हो सकता है जनाब इनके इल्जाम हो और वो फटाफट इसको क्लीन चिट मिलने वाली हो, कि जनाब क्लीन चिट मिल जाए। लेकिन मैंने जो नैब जराये से पता किया है, वो कहते नहीं ये सीरियस मूव है, ये कोई एमी साबका जैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है वैसे नहीं है, ये कोई सीरियस मूव है, वो कह रहे हैं। अच्छा यार ये जो गए हैं ना जुवेद इकबाल साहब, ये वो सर तपा पता नहीं क्या क्या वीडियोस, वो एक अल्लाह माफ करे ऐसा बंदा था जिसको ना शर्म थी ना हया था, वो चला गया, जान छूट गई है, नए साहब आएंगे, वो देखें कैसे होते हैं क्या करते हैं। बहरहाल फौज वालों ने अपने बंदों को भी पकड़ना शकड़ना शुरू कर दिया हुआ है, उनकी मुराद वगैरह बंद बुंद करनी शुरू कर दी हैं। और एक आपको याद होगा पिछले दिनों बड़ा जनाब गैब हो गया जनाब को, मेजर आदल समथिंग क्या नाम था, आदल फारूक राजा, रिटायर्ड, वो कुछ स्पोक्स पर्सन बने हुए थे इनके, जो एक्स सर्विसमैन सोसाइटी है इनकी, आर्मी वाले दी साबक। और वो जब सारा इमरान खान के घेरा तंग हुआ तो वो फौज के खिलाफ सीधे हो गए जनाब। वही ट्रेंड जो है, वो कौन था वो कौन है, जनरल बाजवा के खिलाफ, फौज के खिलाफ, उनकी फिर उन्होंने जरा गोशमारी शिदत किया उसको, तो वो फिर भाग गए बरतानिया, और उनकी बीवी ने पीछे से रौला डाल दिया कि आप लापता हो गए लापता हो गए। उसने 10-12 घंटे बाद जाकर लंदन से कहा कि मैं अपनी फैमिली के पास पहुंच गया, यानी वो पाकिस्तानी नहीं है, उसके पास या तो मुस्तकिल रेजिडेंस वीजा है या फिर उसके पास नेशनैलिटी है बरतानिया की, वो पाकिस्तान के लिए जनाब वो दर्द जागा हुआ था, उनको रहना पाकिस्तान में, फैमिली वहां रहती है मेजर साहब की, उनकी पेंशन जो है ना जो मुराद की रिटायरमेंट की सारी वो क्या कर ली है उन्होंने, बंद कर दी है उनकी। और एक कोई और लेफ्टिनेंट कर्नल साहब थे, वो भी राजा साहब ही हैं, नसीमुल्ला खान साहब, उनकी भी पेंशन जो आदि जो है उन्होंने वो रोक ली है, मुराद वगैरह। बहरहाल ये जो चेयरमैन नैब साहब वाला है ना मामला, ये तो काफी सुकून हुआ है लोगों को। और वो दूसरी बात जो मैं कर रहा हूँ, वैसे नैब के और भी बड़े गपले शपले हैं, वो मैं आपको बताऊंगा किसी भी लाग में, कैसे वो जो अब वजीर आजम हैं वहाँ के कश्मीर के इलियास साहब, सरदार तनवीर इलियास साहब, उनका क्या मामला हुआ था, क्या हुआ था, कितने का वो 1 अरब 95 करोड़ में एक बड़ी
बिल्डिंग उनको दे दी गई थी निजकारी के चक्करों में, बड़े मामले यार यहाँ पे हैं कपले कुपले, वहां उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा, वो कैसे हुआ था क्या हुआ था। अगले भी लाग में मैं उसकी तफसील थोड़ी सी बता दूं। लोग बड़ा गिला करते हैं हमारे चाहने वाले कि जनाब टाइम जरा कम करें, टाइम ज्यादा हो जाता है आपके विलाग का। तो अब खान साहब की तरफ आते हैं जनाब। खान साहब जो है वो बाज नहीं आ रहे, अपनी तरफ से प्रेशर बढ़ा रहे हैं फौज पर, और एक तरह से एतराफ़ जुर्म भी कर रहे हैं साथ साथ। वो कल शांगला में जो उन्होंने फरमाया है कि तारीख कभी माफ नहीं करेगी, मुल्क नीचे चला जा रहा है और आप कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल हैं, यानी फौज को कह रहे हैं फौज तारीख तो माफ नहीं करेगी। अच्छा, इतनी बात ठीक है, यहां तक ठीक है। फिर दूसरी बात जो उन्होंने की, दूसरी बात एतराफ़ जुर्म कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मुझे इक़्तिदार में फौज लेकर आई थी, मैं इस काबिल नहीं सी, और फौज को ही पता है। और फिर ये सारी उम्र गिला करते रहे फौज के साथ इक़्तिदार के दिनों में कि जनाब मेरी मुझे कम सीटें दिलवाई हैं, मुझे फ्री हैंड मिलना चाहिए था कि मैं ये कर देता वो कर देता। अब खान साहब ये फरमा रहे हैं कि जनाब आप जितना मर्जी खुद को कहते रहे कि हम न्यूट्रल हैं न्यूट्रल हैं, लेकिन लोगों को पता है और हकीकत ये है कि असल ताकत या कुव्वत आप हैं, यानी डीप स्टेट, और इक़्तिदार में लाना ले जाना वो फौज, पीछे फौज होती है। खान साहब खुद तस्लीम कर रहे हैं। अच्छा यार, मसला ये नहीं है खान साहब जो दिल करे बोंगियां शोंगियां मारे, मसला एक और है। मसला ये है कि ये वज़ीर आज़म रहे हैं इस मुल्क के, बहुत सारे राज, बहुत सारी बातें, बहुत सारी मीटिंग्स इनके सीने में दफन है, दफन होनी चाहिए। जब ये बात करते हैं तो लगता है कि ये ज़ाहिर साबिक़ वज़ीर आज़म बात कर रहा है। वो अगर कोई बात ऐसी करता है कि जनाब जो पीछे फौज होती है, तो इसका मतलब है कि उनके पास इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर वो बात कर रहे हैं। वो ये ऐसी बातें वो कर रहे हैं, और फिर उनकी जो हफाजती राहदारी बेल हो गई है, वो जनाब पेशावर के चीफ जस्टिस साहब ने कल उन्हें जनाब 3 हफ्तों के लिए, जस्टिस कैसर रशीद साहब ने बेल दे दी है 50,000 मुल्कों के मुचलकों के बस। अच्छा, इसमें ये भुट्टो साहब के दौर में तरमीम हो गई थी, जो ज़ाब्ता फौजदारी है और क्रिमिनल लॉज में, वो उनके दौर में जो सियासी मुखालफिन थी उनकी खासतौर पर लाहौर हाई कोर्ट बेल ले लेती थी, प्रोटेक्टिव बेल। वो कहते थे कि जनाब इनको ताहुक्म सानी गिरफ्तार ना किया जाए, अगर गिरफ्तारी मतलूब है तो पहले अदालत को बताए। उन्होंने भी तरमीम कर दी, उनका जनाब पहले ये जरूरी है कि FIR, खास FIR, उसमें जमानत ली जाए, जनरल नहीं, अमूमी आर्डर नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये कि मुल्ज़िम का खुद अदालत में पेश होना जरूरी है। इन्होंने एक चीज तो पूरी कर दी, पेश हो गए, लेकिन दूसरी चीज कि अमूमी नौयत की एक बेल है जनाब के जे इनको वो 3 हफ्ते के लिए, और 3 हफ्ते वो एक पॉलिसी होती है 3 दिन या 7 दिन। आमतौर पे इंटरनल बेल जो अदालत है वो प्रोटेक्टिव बेल लेती है कि जनाब मुतलका अदालत है, इनको मिल गए होंगे जनाब 21 दिन। ये भी एक कमाल की बात है, 21 दिन वो अदालत में पेश होने के बजाय या सरेंडर करने के बजाय या जमानत के लिए मुतलका अदालत में जाने के बजाय जलसे करते फिर रहे हैं, रोजाना एक जलसा कटका रहे हैं। और आप कह रहे हैं यार, यानी मैं कल ऐलान इन्होंने फरमाया है कि जो दीर में जलसा होगा ना कल हफ्ते के रोज, वहां मैं आइंदा का लाहे अमल दूंगा। अच्छा, मैं बात कर बैठा हूँ कि जनाब आइंदा 20 दिन में माहौल तब्दील होगा, और ये मौजूद जरा लंबा है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं वो तफसील से बयान करने वाली हैं, और टाइम जो है वो फिर आप नाराज होते हैं कि लंबा हो गया है, तो वो यार उसका मैं क्रक्स बता देता हूँ। तफसीलात मैं अगले व्लॉग में जिक्र करूंगा, अर्ज करूंगा। वो क्रक्स इसका यह है कि इन्होंने कोई प्रेशराइज करने की कोशिश की है रावलपिंडी वालों को, तो रावलपिंडी वालों ने कहा कि भाई ऐसे थोड़े प्रेशर नहीं आना। इन्होंने कहा ये एक सूरत हो सकती है, मैं चुप करके बैठ जाता हूँ, 1 साल मैं खामोशी इख्तियार करूंगा, इनको हुकूमत करने दूंगा जो भी इन्होंने करना है, लेकिन गारंटी चाहिए कि मुझे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये और 21 दिनों में इन्होंने बहुत सारे मामला, वो जो चाहते हैं कि 21 दिन के अंदर अंदर जब तक इनकी बेल है वो मामला जो है वो कोई हो जाए सीधे सूधे। और फिर जनाब भारत, इसराइल और अमेरिका, पहले अमेरिका की साजिश थी, अब भारत और इसराइल भी शामिल हो गए। इस पर दूसरे व्लॉग में बात करूंगा, शुरू यहाँ से ही करूंगा। मैं माफी चाहता हूँ कि दीगर मौजूआत में मैं चला गया, और इसको जो असल मौजू है जो खान साहब वाला, इस पर मैं तफसीली बात नहीं कर सका। इसमें बहुत सारी तफसीलात हैं, बहुत सारी बातें हैं जो अगले व्लॉग में इंशाल्लाह मैं
पेश करूंगा। अब मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।